नमस्कार। सरोकार क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल। उस संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों की व्याख्या, विभिन्न न्यायपालिका के जो वाद चले उन वादों में न्यायाधीशों की क्या व्याख्या रही उस संदर्भ में उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्देशिका होती क्या है। उद्देशिका जो कि किसी भी संविधान के उद्देश्यों को दिखाती है तथा किस देश में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है, उस संविधान के उद्देश्य क्या है, उस संविधान में नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कौन कौन सी न्याय प्रदान किए गई, ये पूरा का पूरा सारांश हमें उद्देशिका में देखने को मिलता है। जैसे भारतीय संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी के द्वारा ये दर्शाया गया कि जो भारत की उद्देशिका है ये एक प्रकार से राजनीतिक कुंडली की तरह है। एन पालकी वाला संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा भारत की जो ये उद्देशिका है ये पूरे संविधान का परिचय पत्र है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उद्देशिका की शुरुआत कहाँ से हुई। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो उद्देशिका की शुरुआत सबसे पहले यूएसए में हुई। यूएसए के संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले उद्देशिका को अपने संविधान में शामिल किया। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न देशों ने जब अपने संविधानों का निर्माण किया तो उसमें उद्देशिका को जोड़ते गए। भारत में सबसे पहले ये कहा जाता है जब संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो उस बैठक के बाद में 13 दिसंबर को जब बैठक चल रही थी तो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव का यह संदर्भ था कि हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है तथा भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो 13 दिसंबर को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वही आगे चल के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर लिया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने यह कहा कि भारत एक संघ की तरह होगा जिसमें राज्य एक स्वतंत्र इकाइयों की तरह व्यवहार करेगी और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में समाहित होगी। इस प्रकार के संघ का हम निर्माण करना चाहेंगे। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने इसे संशोधित रूप देते हुए 17 अक्टूबर 1949 जब द्वितीय वाचन का जो अंतिम दिन चल रहा था, द्वितीय वाचन जो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला। जब द्वितीय वाचन का जब अंतिम दिन था 17 अक्टूबर 1949 तो उस दिन उद्देशिका प्रस्तावना पर बहस हुई। तथा उसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप आज हम उद्देशिका के रूप में देखते हैं। जब 1919 का अधिनियम बना तो उसमें उद्देशिका के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम में किया गया था, लेकिन उसके बाद में जब 1935 का अधिनियम बना तो उसमें संविधान उद्देशिका का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। 1919 के अधिनियम में उसका उल्लेख था उद्देशिका का, 1935 के अधिनियम में उल्लेख नहीं था। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बन गया और उसके कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए, तब संविधान सभा में बहस चली कि क्या उद्देशिका को अभी 26 नवंबर 1949 को लागू कर देना चाहिए या नहीं। तो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे के संथानम। उनका कहना था कि उद्देशिका को अभी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर देना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने इसे तकनीकी आधार पर गलत ठहराया। उसका कारण ये था कि उद्देशिका में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश माना गया है, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत एक डोमिनियन स्टेट की तरह काम कर रहा था। लोकतांत्रिक गणराज्य देश भारत तभी बनेगा जब उसका हेड ऑफ द स्टेट मतलब राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो ये तकनीकी आधार पर 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका लागू नहीं हो सकती। तो उद्देशिका अन्य प्रावधानों के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया नेहरू जी के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को उसे पारित कर लिया गया। 22 जनवरी
1947 को, और संविधान का भाग मान लिया गया 13 अक्टूबर 1949 को। फिर आगे देखते हैं इस संदर्भ में क्या है। उद्देशिका में संशोधन, जो मूल उद्देशिका थी 1950, 26 जनवरी 1950 में लागू हुई, उसमें क्या अभी तक कोई संशोधन हुआ है? तो उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। केशवानंद भारती वाद 1973 के बाद में उन्होंने उस वाद में कहा था कि सरकार अगर चाहे तो उद्देशिका में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता। इन 3 नए शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये लागू कब हुए? 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ 3 जनवरी 1977। 3 जनवरी 1977 के बाद में भारत की उद्देशिका में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन 3 शब्दों का समावेश किया गया: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 1977 के बाद 1977 से लेके 2019 तक ये 3 शब्द J&K, जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में लागू नहीं। जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुए? 31 अक्टूबर 2019 के बाद, जब धारा 370 हटा ली गई, जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। तभी इसी क्षेत्र में इन 3 शब्द, ये समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू हुई। तो इसमें एक बार संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उद्देशिका के मूल तत्व, आगे हम देखेंगे उद्देशिका के मूल तत्व क्या है, उद्देशिका हमें क्या बताना चाह रही है। उद्देशिका में देखें तो उसके 4 मूल तत्व है। उद्देशिका के 4 मूल तत्व है। पहला, उद्देशिका हमें बताती है कि शक्ति का स्रोत किसमें है। शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत भारत की जनता में समाहित है। सबसे पहले उद्देशिका, भारत की उद्देशिका जब शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत को एक, तो हम भारत के लोग जो शब्द है वो भारत की जनता को संदर्भित करते हैं, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को संदर्भित करते हैं। तो भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। दूसरा, ये भारत की प्रकृति, भारत की राज व्यवस्था की प्रकृति, राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, इस संदर्भ में 5 बातें उद्देशिका में कही गई है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर दूसरा है समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और 5वां गणराज्य। कि भारत देश होगा कैसा, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होगी। भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, भारत समाजवादी देश होगा, पंथ निरपेक्षता का पालन करेगा, लोकतंत्रात्मक जनता का शासन होगा, और गणराज्य उसका हेड ऑफ द स्टेट, कोई वंशानुगत नहीं होगा, भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो 5 बातें जो भारत की प्रकृति, भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति के संदर्भ में उद्देशिका में दिखाई गई है। फिर अगला, उद्देशिका का क्या उद्देश्य है, उसके उद्देश्य कि उद्देश्य है, 4 उद्देश्य है इसके, कि समाज में न्याय की स्थापना करना। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता प्रदान करना लोगों को। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता प्रदान करना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व,
4 उद्देश्य है। न्याय की स्थापना करना, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बंधुत्व, इस प्रकार का बंधुत्व पैदा करना जिससे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता में वृद्धि हो। और सबसे लास्ट में उद्देशिका कब लागू की गई, अंगीकृत कब की गई, तो उसकी तारीख हमें उद्देशिका में देखने को मिलती है 26 नवंबर 1949। तो कहा जाता है कि उद्देशिका के मूल तत्व 4 है। उद्देशिका में ये दिखाया गया है, शक्ति का स्रोत कौन होगा, शक्ति का स्रोत भारतीय जनता होगी। उद्देशिका भारत की राजव्यवस्था की प्रकृति कैसे होगी, भारत की राजव्यवस्था पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस प्रकार की भारतीय राजव्यवस्था होगी। उसमें क्या उद्देश्य है, उसमें 4 उद्देश्य लेके चलते हैं। न्याय को लागू करना, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व, इस प्रकार का बंधुत्व बढ़ाना जिसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाए। और अंतिम, संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो संविधान अंगीकृत होने की दिनांक हमें उद्देशिका में देखने को मिलती है 26 नवंबर 1949। फिर अगला पॉइंट है उद्देशिका की भाषा। कहा जाता है कि भारत की जो उद्देशिका है जो विभिन्न देशों के संविधानों से प्रभावित है। तो हम एक एक बिंदु देखेंगे कि कौन सा टॉपिक या कौन सी शैली, कौन सा उद्देश्य किस देश से प्रभावित है। सबसे पहले देखते हैं भारत की जो उद्देशिका शुरू होती है, हम भारत के लोग। वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, ये यूएसए से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान में वी द पीपुल्स ऑफ अमेरिकन, उसी से लिया गया है। दूसरा ये भी देखने को मिलता है, जब आयरलैंड का संविधान उस समय बना था तो उसमें भी यही लिखा था, वी द पीपुल्स ऑफ आयरिश, हम आयर के लोग, हम आयर के लोग। फिर उसमें एक पॉइंट और है, आयरलैंड में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये जो शब्द है ये भी आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड की उद्देशिका से प्रभावित है। आयरलैंड की उद्देशिका में जो स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और न्याय आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। वी द पीपल्स ऑफ अमेरिकन, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से वी द पीपल्स ऑफ आयरिश, और उसके साथ में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आयरलैंड की भाषा से, आयरलैंड की उद्देशिका से प्रभावित है। उसके साथ में हम 3 शब्द देखते हैं, एक स्वतंत्रता, एक समानता और एक बंधुत्व। ये 3 शब्द जो उद्देशिका में, ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। फ्रांसिस क्रांति जो 1789 में हुई, उस क्रांति से प्रभावित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये अमेरिकन क्रांति से प्रभावित है। ये अमेरिका की क्रांति से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अमेरिका क्रांति से प्रभावित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। फिर ये देखा गया है कि भारत की जो उद्देशिका है विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरित तो है ही, लेकिन इसने और लोगों को प्रेरित भी किया है। तब ये देखा गया है तो ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी है जिनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। बार्कर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1961।
इस पुस्तक की शुरुआत वो भारत की उद्देशिका से करते हैं। वो इस प्रकार से प्रभावित है कि भारत की जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना से इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। तथा इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत की जो प्रस्तावना है वो भारतीय जनता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, भारतीय जनता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। तो हमने देखा भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति से प्रभावित है तथा उनसे ये महत्वपूर्ण शब्द लिए गए। तथा भारत की संविधान से प्रभावित, भारतीय उद्देशिका से प्रभावित अर्नेस्ट वारकर, जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत भारतीय प्रस्तावना से करी और उन्होंने कहा कि भारतीय प्रस्तावना भारतीय जनता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उद्देशिका के मुख्य तत्व। अब एक एक उद्देशिका के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लेके समझेंगे। सबसे पहले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये सब भारतीय जनता को संदर्भित है तथा कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है जो जनता में समाहित है। भारत को एक, ये देख लिया हमने, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक तथा विदेशी मामलों में पूर्ण रूप से संप्रभुता का प्रयोग करेगा तथा स्वतंत्र होकर अपनी विदेश नीति और आंतरिक नीतियों को बनाएगा। किसी भी बाहरी देश से, विदेशियों से प्रभावित नहीं होगा। भारत अपने मामले में संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न का प्रयोग, संप्रभुता का प्रयोग करेगा। समाजवादी, समाजवाद का मतलब है, समाजवाद का मुख्यतः मोटे तौर पर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है कि संसाधन है, किसी भी देश के संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक रूप से होगा। संसाधनों पे हक पूरी जनता का होगा, राष्ट्र का होगा, किसी व्यक्ति की उस पर अधिकार नहीं होगा। तो भारतीय जो समाजवाद है वो समाजवाद जैसे डीएस नकारावाद हुआ था, उस डीएस नकारावाद में सर्वोच्च न्यायालय की अभिव्यक्ति थी कि भारतीय समाजवाद कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के समाजवाद का मिश्रण है और गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद कहीं न कहीं ब्रिटिश फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित है, जिससे नेहरू भी प्रभावित थे। समाजवाद को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सशस्त्र क्रांति के माध्यम से नहीं। हम लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर है। लोकतंत्र के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम क्रमिक रूप से परिवर्तन करना चाहते हैं और समाजवाद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद का महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारतीय संविधान, भारत की सरकार, भारत के महत्वपूर्ण पद किसी धर्म का विशेष रूप से पक्ष नहीं लेंगे। न तो सरकार का कोई धर्म होगा, न किसी धर्म का विशेष रूप से पक्ष लेगा। सारे धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। जब पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के बीच में चर्चा चल रही थी तो उस समय बृजेश्वर प्रसाद ने उसी समय कहा था कि पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान में जगह दी जाए, उद्देशिका में जगह दी जाए। लेकिन 1950 में पंथ निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। फिर लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब है जनता का शासन, जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए, लोकतंत्रात्मक। फिर आगे शब्द आता है गणराज्य। किसी भी देश को गणराज्य तब कहेंगे जब उस देश का हेड ऑफ द स्टेट मतलब उस राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, तो ही उसी देश को हम रिपब्लिक या गणराज्य देश की संज्ञा देंगे। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्रात्मक देश मतलब भारत का हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत जो प्रेसिडेंट है,
राष्ट्रपति का जो स्टाम्प है उस स्टाम्प पे लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणराज्य का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात करता है उद्देश्य का। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब सरकार दुर्बल वंचित वर्ग के संदर्भ में कुछ काम करेगी, समाज में उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद आर्टिकल 17 और 18 जोड़ा गया। इसमें छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत किया गया, जो व्यक्ति की गरिमा और कहीं न कहीं सामाजिक भेदभाव को दर्शाता था। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सरकार इस प्रकार से संसाधनों का वितरण करेगी, इस प्रकार से आर्थिक न्याय करेगी जिसमें संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटकर ना रह जाए और गरीबी और अमीरी की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी, इसी आर्थिक न्याय। फिर आगे राजनीतिक न्याय। राजनीति में सहभागिता करने का, सार्वजनिक स्थलों में, सार्वजनिक जगह पे या सार्वजनिक नौकरियों में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, उन्हें अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। राजनीतिक न्याय का मतलब राजनीति में सहभागिता करने का, राजनीति में भाग लेने का, राजनीति की आलोचना करने का सबके मौका मिलेगा। इस प्रकार का राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आगे स्वतंत्रता, लिबर्टी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, आप अपने वैचारिक रूप से आप स्वतंत्र हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके जो भी विचार है आप उसे अभिव्यक्त कर सकते हो। अभिव्यक्त करने का माध्यम 3 माध्यम के तरह, या तो आप बोल के अभिव्यक्त करोगे अपने विचारों को, या लिख के करोगे, या फिर इशारों के माध्यम से सामने वालों को समझाओगे। तो आप विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आप किसी भी धर्म को मानो, धर्म को मानने की इजाजत है, धर्म को मानो या धर्म को मत मानो, सरकार उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। उपासना की प्रत्येक धर्म में अलग अलग पद्धति है, आप जिस पद्धति से अपने इष्ट को याद करें आप उस व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान प्रदान करता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आगे हम देखें तो समानता, इक्वलिटी ऑफ प्रेस्टीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2 प्रकार की समानता प्रदान करता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख भारतीय उद्देशिका में किया गया है। प्रतिष्ठा मतलब प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान बराबर होगा। ऐसे नहीं कि ऊंचे कुल में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा अच्छी बढ़िया होगी, और जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनकी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा या गरिमा कम होगी। तो सरकार, भारत का संविधान इस भेदभाव को मिटाता है। प्रतिष्ठा की समानता। फिर अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में कहीं पर भी आपको अवसर लेने की समानता होगी, भाग लेने की स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर आगे उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। मतलब इस प्रकार की बंधुता होगी, इस प्रकार का भाईचारा होगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा बढ़े। व्यक्ति की गरिमा के संदर्भ में ये अनुच्छेद 17 और 18 जोड़े गए थे।
राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले राष्ट्र की एकता एक ही शब्द था, अखंडता 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि एकता की दृष्टि को, एकता की भावना को और पुष्ट और मजबूत करता है। तो इस प्रकार की बंधुता हो जिससे राष्ट्र की, एक व्यक्ति की गरिमा बढ़े, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा एतद द्वारा, फिर आगे आती दिनांक 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का काम पूरा हो गया। संविधान निर्माण का काम 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान को कंप्लीट कर लिया गया। और फिर आगे 3 शब्द आते हैं। 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। ये हिंदी और इंग्लिश 2 महीने। फिर आगे 3 शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब एडॉप्ट, इस संविधान को अंगीकार करते हैं, इस संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित, इनेक्ट, इस संविधान को लागू करते हैं। ये स्वीकार करना, इसे लागू करना। अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसे लागू करते हैं। और आत्मार्पित, गिव टू आवर सेल्फ, मतलब खुद की आत्मा को हम सौंपते हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या प्रस्तावना, उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इसे संविधान का भाग माना गया है या नहीं। जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, उसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और 17 अक्टूबर 1949 को इसे संविधान का भाग मान लिया, संविधान में जोड़ दिया गया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है उस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं, उद्देशिका को लेकर कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो समय समय पर हम देखते हैं, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो एक एक की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जो मामला उठ के आया 1950 में, 1950 में एक के गोपालनवाद। ए के गोपालन जो कि कम्युनिस्ट नेता थे, भारत की सरकार के द्वारा उन्हें निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया अनुच्छेद 19, 21 और 22 के तहत, लेकिन कोर्ट ने सरकार की गिरफ्तारी को वैध माना तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सरकार ने उसे गिरफ्तार किया, तो कोर्ट ने उसे सही माना। तो उसमें यह कहा गया है कि जो उद्देशिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसको कोर्ट ने न मानते हुए राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार किया। तो उसमें इस वाद में ये निकल के आया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे मामला आया 1960 में, बेरुबारीवाद। बेरुबाड़ी नाम से जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल में एक जगह है। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरू नून समझौता होता है, उसके तहत बेरुबाड़ी को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। सरकार ने विधायिका की बगैर परमिशन, संसद की अनुमति के बगैर, कार्यपालिका के द्वारा
उस जगह को, भारत के भूभाग को पाकिस्तान को सौंपना स्वीकार किया। तो ये मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में सरकार का ये तर्क था कि उद्देशिका के तहत भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति कार्यपालिका में निहित है, तो उसके तहत हम ये फैसला लेने में समर्थ हैं। तो इस मामले में ये कहा गया कि बेरुबारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो उसके तहत आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो फिर सरकार ने बाद में 9वां संविधान संशोधन करके संसद की परमिशन, विधायिका की परमिशन के माध्यम से संविधान में संशोधन करके बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंपना स्वीकार किया। इन दोनों मामलों में हमने देखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके बाद में 2 मामले और निकल के आए। एक सज्जन सिंह मामला, सज्जन सिंह वाद वर्सेस राजस्थान। फिर उसके बाद में आया गोलकनाथवाद, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इन दोनों मामलों में भी ये न्यायपालिका के द्वारा दर्शाया गया, न्यायपालिका के द्वारा कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसे अस्वीकार किया गया। लेकिन हालांकि बेरुबारीवाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये संविधान को जानने की एक प्रकार की कुंजी है। संविधान में अगर कोई भी अनुच्छेद को स्पष्ट रूप से हम अगर व्याख्या नहीं कर सकते तो उद्देशिका उसमें हमारी मदद कर सकती है। तो पूरे संविधान को जानने की कुंजी है, लेकिन उसे हम संविधान का भाग नहीं मान सकते। ये प्रमुख 4-5 मामले हैं। एक है गोपालनवाद, बेरुबारीवाद, सज्जन सिंहवाद और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामलों में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे मामला आया 24 अप्रैल 1973। भारतीय संविधान की दृष्टि से, न्यायपालिका की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वाद निकल के आया, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। उसका फैसला आया 24 अप्रैल 1973। आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ इसमें गठित की गई, 13 जजों की पीठ गठित गई। उसमें बहुमत 7-6 के अनुपात से फैसला दिया गया, जिसके संवैधानिक पीठ के प्रमुख थे SM सीकरी साहब, SM सीकरी। इनका ये फैसला था। इसमें भी ये मामला उठा के क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, क्या संसद उसमें, सरकार उसमें संशोधन कर सकती है या नहीं, क्या उसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो इस मामले में प्रमुख रूप से फैसला आया। इन्होंने जो बेरुबारीवाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथवाद, AK गोपालनवाद में जो था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा, सरकार या संसद इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। सरकार चाहे तो उद्देशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसमें एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आए। इसमें SM सीकरी साहब का कहना था कि संविधान में कुछ ऐसे मूलभूत ढांचे हैं, कुछ ऐसे पिलर है जिसके ऊपर पूरा भारत का संविधान खड़ा है। उसमें किसी भी प्रकार की अगर छेड़खानी की तो भारतीय संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इस फैसले में कहा गया कि संसद उद्देशिका में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेगी। प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहला नंबर। दूसरा, संसद चाहे तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उद्देशिका किसी ऐसे मामले को सिर्फ और सिर्फ उद्देशिका के आधार पर आज न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये मूल जो
चला आ रहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, उसको पलट के रख दिया। उसके बाद में 2-3 और फैसले आए। एक एसआर बम्बई केस, एसआर बम्बई मामला, LIC वाद, इन वादों में भी ये कहा गया इन कोर्ट के द्वारा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ उद्देशिका के आधार पर किसी मामले को न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते, ये न्यायपालिका में परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान समय भी ये 3 बातें लागू है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है, लेकिन संसद इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये न्यायपालिका में परिवर्तनीय नहीं है। फिर इससे आगे पॉइंट देखते हैं। उद्देशिका का महत्व संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, विभिन्न विदेशी राजनीति विज्ञानियों के द्वारा उद्देशिका के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण बातें कही गई है। सबसे पहले हम देखते हैं KM मुंशी। KM मुंशी ने कहा कि उद्देशिका जो कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के समान है, राजनीतिक कुंडली है। उद्देशिका भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है, KM मुंशी। फिर B गॉडगिल जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटक, जब पहले प्राचीन नाटक होते थे तो नाटकों से पहले एक नांदी पाठ किया जाता था, उसी तरह उसकी तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की, नाटकों के नांदी पाठ से की। AN पालकीवाला, उन्होंने कहा उद्देशिका संविधान का एक तरह का परिचय पत्र है, परिचय पत्र। पंडित ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने उद्देशिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण 3-4 बातें कही। सबसे पहले कहा कि उद्देशिका संविधान का अमूल्य भाग है, अमूल्य भाग है। यह भारतीय संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। ये गद्य काव्य नहीं, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। इन्होंने कहा ये गद्य काव्य नहीं, ये एक तरह की परिपूर्णता की तस्वीर है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अमूल्य भाग है, संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है, गद्य काव्य नहीं, परिपूर्णता की तस्वीर है, इस संदर्भ में संविधान की उद्देशिका की व्याख्या की। पंडित गोविंद दास ने कहा कि जो उद्देशिका में जो शब्द लिखे गए ये एक प्रकार से आदि वाक्य है, पवित्र वाक्य है, आदि वाक्य है। हंसा मेहता जो संविधान सभा की सदस्य थी, उन्होंने कहा कि अगर जो उद्देशिका में जो बातें कही गई है, जो उद्देश्यों को लागू संदर्भ करने के संदर्भ में कहा गया, अगर उनको लागू कर दिया जाए तो प्राचीन भारत, जो प्राचीन रूप से प्रतिष्ठित भारत था, उसे वापस प्राप्त कर लेगा, भारत अपनी प्रतिष्ठा को वापस कर लेगा। सुभाष कश्यप, उन्होंने उद्देशिका के संदर्भ में कहा कि अगर संविधान, भारतीय संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। भारतीय संविधान अगर मंजिल है या आधारभूत बिल्डिंग है तो प्रस्तावना उसकी नींव है, प्रस्तावना उसकी नींव है। प्रस्तावना अगर निर्देश देती है, प्रस्तावना अगर साध्य प्रदान करती है, प्रस्तावना अगर उद्देश्य प्रकट करती है, तो उन उद्देश्यों को, उन साध्यों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है वो एक प्रकार के साधन का काम करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद साधन के रूप में काम करते हैं। तो ये निम्न संविधान सभा के सदस्यों और प्रमुख न्यायविदों के द्वारा टिप्पणी की गई है। KM मुंशी, राजनीतिक कुंडली, B गॉडगिल, नाटकों के नांदी पाठ से इसकी तुलना की है। AN पालकीवाला, परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। पंडित ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का अमूल्य भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है और ये गद्य काव्य नहीं, परिपूर्णता की तस्वीर है। उसके बाद में पंडित गोविंद दास ने कहा ये आदि वाक्य है। हंसा मेहता ने कहा अगर उद्देशिका में जिन उद्देश्यों के संदर्भ में बात की गई है, अगर उन्हें भारतीय संविधान के द्वारा लागू कर दिया जाता है तो भारत अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लेगा। सुभाष कश्यप ने कहा कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, संविधान अगर भवन है
तो उद्देशिका उसकी आधारशिला है। संविधान अगर उद्देशिका में जो बातें कही गई है, जो उद्देश्य है, जो साध्य को प्रकट करते हैं, तो उसमें जो संविधान में जो आर्टिकल है वो उसे प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। तो इस संदर्भ में उद्देशिका, तो हमने उद्देशिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। उद्देशिका क्या है, उद्देशिका की भाषा कहाँ से प्रभावित है, उद्देशिका के संदर्भ में न्यायपालिका की क्या व्याख्या है, क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, तथा विभिन्न संविधान सभा के सदस्यों, राजनीतिज्ञों द्वारा उद्देशिका के संदर्भ में किन बातों का उल्लेख किया गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।